आज हम लोग फिरोज शाह तुगलक के जो पब्लिक वेलफेयर लोक कल्याणकारी कार्यों के बारे में थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। अगर हम फिरोज तुगलक के लोक कल्याणकारी कार्यों की चर्चा नहीं किए तो समझिए कि फिरोज तुगलक के बारे में की गई जानकारी अधूरी है कि नहीं। आप जानते हैं कि फिरोज शाह तुगलक बड़े दयालु किस्म के व्यक्ति थे और उन्होंने अनेक जन कल्याणकारी कार्य किए। उनकी फिलॉसफी थी कि खजाना बड़ा होने से अच्छा है कि लोगों का कल्याण हो। पैसा खजाने में इकट्ठा करना उतना जरूरी नहीं है जितना कि लोगों का वेलफेयर है। और आगे वो कहते हैं कि दुखी हृदय से अच्छा है, अपनी प्रजा को दुखी रखे, दुखी हृदय से रखे से अच्छा है कि हमारा खजाना ही खाली हो। तो ये फलसफा था उनका और ये इसी के अनुसार उन्होंने बहुत सारे लोक कल्याण के कार्य किए। पहला काम उनका था दास विभाग की स्थापना की। स्लेव डिपार्टमेंट को उन्होंने स्थापित किया। वो दासों के बड़े शौकीन थे। बताया जाता है कि उनके समय में 1,80,000 दास थे और वो दासों के बाहर भेजने निर्यात पे उन्होंने प्रतिबंध लगा रखा था। वो अपने लिए थे, उनके लिए थे। और दासों या गुलामों की असामान्य भर्ती के लिए फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल जाना जाता है। 1,80,000 दासों की संख्या उस समय आबादी के हिसाब से कोई बड़ी छोटी नहीं थी। और इसके लिए इन्होंने एक डिपार्टमेंट की स्थापना की जिसका नाम दीवाने बंदगान था। क्या था? दीवाने बंदगान। और दासों की भर्ती करने के लिए, इनके रिक्रूटमेंट के लिए, इनके इंस्पेक्शन के लिए उन्होंने एक नया पद सृजित किया जिसे आप अर्जय बंदगान कहते हैं। तो दीवाने बंदगान डिपार्टमेंट जो कि दासों के गुलामों से संबंधित विभाग था और इनके इंस्पेक्शन के लिए, इनके रिक्रूटमेंट के लिए अर्जय बंदगान नियुक्त किए गए। और दासों का जो दीवान होता था, जो देख रेख करता था, उसे चाउस गोरी कहते थे। इसी के आधार पे नायब चाउस गोरी भी थे। तो दास विभाग की उन्होंने स्थापना की और दासों को न सिर्फ उचित शिक्षा की व्यवस्था की, नई इनके कला संगीत में इनके प्रशिक्षण पे ध्यान दिया, अपितु इनको व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान की गई जिससे व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करके ये अपने पैरों पे खड़े हो सकें, आत्मनिर्भर हो सकें। और इनको भी वेतन के रूप में जागीर भी दी गई और पैसे भी दिए गए। बताया जाता है कि इनका वेतन 10% से लेकर 100% तक हुआ करता था। तो एक काम तो इनका ये हो गया कि इन्होंने दास विभाग की स्थापना की। दूसरा, इन्होंने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जैसे आज होता है, इसी तरीके से फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में दफ्तर बनवाए जहाँ के रोजगार का पंजीकरण होता था, यानी एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिले। जैसे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस आजकल तो खैर बंद ही हो गया है, तरीके से कागज पे आ गया, लेकिन जो रोजगारी नहीं, रोजगार दफ्तर का क्या मतलब, ऐसा रोजगार मिलता है। लेकिन दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार दफ्तर की स्थापना की। वहाँ जो है बेरोजगारों का पंजीकरण होता था जिससे उनको रोजगार प्रदान किया जाता। एक तीसरा विभाग उन्होंने खोला जिसका नाम था दीवानी खैरात, दान विभाग। खैरात बांटना, खैरात किसको दी जाती थी? अनाथों को, विधवाओं को, गरीबों के मेंटेनेंस के लिए, भरण पोषण के लिए। अनाथों, विधवाओं, गरीबों के भरण पोषण के लिए दीवानी खैरात विभाग यानी दान विभाग की स्थापना की गई। इसी का एक सेगमेंट था, इसी का एक सब सेक्शन था विवाह विभाग, मैरिज डिपार्टमेंट। यहाँ पे ये होता था कि गरीब जो महिलाएं हुआ करती, ये खाली मुस्लिमों के लिए था, ये सारे धर्म के लोगों के लिए नहीं था। मुस्लिम कन्याओं के विवाह के लिए सहायता दी जाती थी। दीवानी खैरात विभाग में ये विवाह विभाग था। और इसी तरीके से इन्होंने दीवाने इस्तेहाक यानी पेंशन विभाग की स्थापना की। जैसे आज होता है ना सोशल सिक्योरिटी के लिए विधवा वृद्धा विकलांग होता है, उसी तरीके से विधवाओं के लिए, निर्धनों के लिए, वृद्धों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई, यानी पेंशन विभाग बनाया गया। उन्होंने दास विभाग बनाया, पेंशन विभाग बनाया, दान विभाग बनाया, रोजगार के लिए दफ्तर खुलवाए और साथ साथ एक चीज क्या बची, मेडिकल हेल्थ, दारुल सफा की स्थापना की। शिफाखाना बनवाया जहाँ पे कि खैराती दवा गरीबों के लिए, रोगियों के लिए निःशुल्क खैरात में दवाएं दी जाती थी। दारुल सफा की स्थापना कर, ये सारे महत्वपूर्ण लोक कल्याणकारी कार्य किए उन्होंने।
अगर सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करें तो तुगलक काल में सबसे अधिक स्थापत्य कला का विकास फिरोज शाह तुगलक के समय में ही हुआ। और इन्हें महान भवन निर्माता कहा जाता है। आप जानते हैं इन्होंने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। उसका हेड उन्होंने मलिक गाजी साहना को बनाया और उनके डिप्टी हेड जो है अब्दुल हक हुआ करते थे। और इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के कारीगरों को एकत्र करके उनके प्रत्येक समूह को एक अधिकारी नियुक्त किया गया, जिसे साहना कहते थे, साहना नियुक्त किया गया। और फिरोज शाह तुगलक ने बताया न सिर्फ केनाल बनवाई, न सिर्फ रोड बनवाए, न सिर्फ ब्रिजेस बनवाए, यानी न सिर्फ सड़क नहर पुल बनवाए, अभी तो वो नगरों की भी बड़ी स्थापना उन्होंने, बहुत नगर बसाए, पुराने किलों का जीर्णोद्धार कराया। अब भवन जब निर्माण करना होता तो जानते हैं ऐसे ही होता था कि भवन का एस्टिमेट जो है ये उस समय क्या कहते हैं कि ये मलिक गाजी साहना जो हुआ करते थे वो इसके चीफ हुआ करते थे, तो ये एस्टिमेट बना के ले जाते थे दीवानी वजारत विभाग में। दीवानी वजारत से वहां से धन पास होता था। तो भवन का एस्टिमेट जो है ये उस समय जो उनके मुख्य वास्तुकार थे मलिक गाजी साहना बताया, और उनके डिप्टी अब्दुल हक थे। ये लोग एक एस्टिमेट बनाते थे भवन निर्माण करने के लिए, उसे दीवानी वजारत से पास करा के फिर धन की व्यवस्था होती थी। नए भवनों और नए नगरों का खूब निर्माण कराया उन्होंने। बताते हैं कि 300 से ज्यादा नए नगर बताए। आपने सुना होगा कि फतेहाबाद, फतेहाबाद गए थे, हिसार गए थे, सुना होगा ना, फिरोजाबाद सुना होगा जहाँ की चूड़ियाँ बड़ी मशहूर है। ये सारे फिरोज तुगलक। जौनपुर आपने देखा, तो जौनपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, ये सारे जो है प्रमुख शहर हैं जो कि 300 नए नगरों की स्थापना उन्होंने की बताया जाता है। ये प्रमुख नगर है जिन्होंने बसाए। यमुना नदी के किनारे पता है आपको कि दिल्ली के लाल किले के पास इन्होंने फिरोज शाह कोटला बनवाया। फिरोज शाह कोटला उनका प्रिय नगर था, जहाँ वो रहा करते थे, जहाँ अधिकांश समय उनका वही बीता फिरोज शाह कोटला में। जानते हैं आप दिल्ली के लाल किले के बगल में यमुना नदी के किनारे है, वहीं जो है उनका अधिकांश समय बीता, वहीं वो रहते थे। और फिरोजपुर को उनका आखिरीपुर कहा जाता है, वो उनका अंतिम नगर था जिसे कि उन्होंने बसाया था। उनके लोग के द्वारा बसाया गया अंतिम नगर कौन था, कोई पूछे तो फिरोजपुर था उनके द्वारा बसाया गया अंतिम नगर। इसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने मकतबों की स्थापना की, मदरसा की स्थापना की। 1352 में दिल्ली में उन्होंने अपने नाम पर एक मदरसा फिरोज शाही बनवाया। उनकी शिक्षा में यूनुस का ही प्रमाण था, जिसके मौलाना क्या नाम था, मौलाना जलालुद्दीन रूमी वहाँ के हेडमास्टर हुआ करते थे। ऐसे ही नहीं, उन्होंने सूफियों के रहने के लिए सूफियों का निवास स्थान बनाया, जिन्हें खानकाह कहा जाता है। खानकाह जानते हैं ना, खानकाह मतलब सूफी जहाँ रहते थे उनके स्थान को खानकाह उनका निर्माण कराया। इसी तरीके से जहाँ तक मास्क का प्रश्न है, मस्जिद का, उनकी बनवाई गई प्रमुख मस्जिदें काली मस्जिद है, कला मस्जिद है, खिड़की मस्जिद है। काली मस्जिद, खिड़की मस्जिद, कला मस्जिद आदि अनेक मस्जिदें बनवाई। और फरिश्ता तो बताते हैं कि इनके द्वारा बनाए गए जो कुल काम कराए गए थे उसका जो वर्णन देते हैं, वो बताते हैं कि इन्होंने 40 मस्जिदें बनवाई। फिरोज शाह तुगलक ने 40 मस्जिदें बनवाई, 30 विद्यालय बनवाए, 20 महल बनवाए, 100 सराय बनवाए, 200 नगर बसाए, 100 अस्पताल बनाए, 5 मकबरे बनवाए और 100 सार्वजनिक गृह बनाए लोगों के ठहरने के लिए, 10 स्तंभ बनाए और 150 पुल बनाए और अनेक बागें लगवाई। ये फरिश्ता कहता है। और यही नहीं, बुलजले हेग साहब कहते हैं कि फिरोज निर्माण कार्य में उसी तरीके से थे जिस तरीके से रोमन सम्राट अगस्टस हुआ करते थे। उन्होंने अगस्टस से तुलना की है। किसकी तुलना की है? फिरोज शाह तुगलक की तुलना रोमन सम्राट अगस्टस से की है। किसने की है? बुलजले हेग ने की है। इसी तरीके से उन्होंने न सिर्फ नया निर्माण कराया बल्कि पुराने जो निर्माण हुए थे, क्षतिग्रस्त हो गए थे, उनका भी उन्होंने जीर्णोद्धार कराया। और फतवते फिरोज शाही में इसकी सूचना मिलती है कि उन्होंने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाया। कुतुब मीनार का, पुरानी दिल्ली में स्थित जो जामा मस्जिद था उसका मरम्मत करवाया, शमसी तालाब का मरम्मत करवाया, अलाई दरवाज़ा का मरम्मत करवाया और इल्तुतमिश ने जो मदरसा और जहाँ पनाह नगर बनवाया था उसका मरम्मत करवाया।
तो इन्होंने न सिर्फ नए भवन का निर्माण कराया, इतना नया कार्य कराया, पुराने जो भवन थे उनका भी मरम्मत कराया। और नहरों के निर्माण की जहाँ तक बात है, पीछे हमने चर्चा की है, उसमें तो इनका कोई मुकाबला ही नहीं था। इन्होंने न सिर्फ कृषकों को अनुदान दिए कि जैसे कि इनके भाई साहब किया करते थे, दीवाने कोही नाम विभाग की स्थापना की थी। इन्होंने भी किसानों को इसलिए अनुदान दिया कि इसलिए पैसा दिया, अनुदान दिया, सहायता प्रदान की कि ये कृषियों की भूमि का विस्तार कर सकें, कृषि बना सकें। इसके लिए बताया जाता है कि कृषकों को सहायता दी और साथ ही जो है सिंचाई की सुविधा बहाल है, खेती योग्य भूमि की बढ़िया सिंचाई करके अच्छी उपज प्राप्त किया जा सके, राज्य को अच्छी आय हो और जो कृषक हैं वो भी समृद्ध हो। इन सारी लोक कल्याणी कारकों, लोक कल्याण भी हो, साथ में राज्य की राजस्व भी बढ़े। इस नाते उन्होंने नहरें बनवाई और 5 नहरें इनकी बहुत ही प्रमुख हैं। जैसे अच्छा, इनकी नहरों की सूचना अगर देखें तो यहिया बिन अहमद सरहिंदी की है, तारीख़ मुबारक शाही है। तो इन्होंने जो नहरों का जाल बिछवाया है, इनका जो केनाल का नेटवर्क है, उसकी बड़ी सटीक जानकारी तारीख़ मुबारक शाही में मिलती है। जिसको लिखा किसने है, किसने लिखा है? यहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा। जानिएगा तारीख़ मुबारक शाही जो है तारीख़ मुबारक शाही जो है किसने लिखा है? यहिया बिन अहमद सरहिंदी ने। इनकी पुस्तक में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और 2 महत्वपूर्ण नहरें इनकी जो थी, एक उलूग खानी थी और दूसरी कौन थी? रजवाही थी। तो उलूग खानी इनकी जो नहर थी वो नदी यमुना से लेकर के हिसार तक करीब 150 माइल में फैली हुई थी। और इसी तरीके से राजवाही नहर, ये भी इनकी बड़ी प्रख्यात नहर है। इनकी जो कहाँ से, जो यमुना नदी से लेकर के हिसार तक तो आपकी उलूग खानी थी। और रजवाही नहर जो है सतलज से लेकर के घग्गर तक, ये 96 मील थी। ठीक है। तो उलूग खानी नहर जो थी वो 150 माइल की थी, यमुना नदी से हिसार तक थी। और राजवाही नहर जो है, सॉरी नगर निकल जा रहा है बार बार, राजवाही नहर जो थी वो सतलज से लेकर घग्गर तक 96 किलोमीटर लंबी थी। और ये नहरें आगे चल करके जब वे काम की नहीं रही, बंद हो गई, तो अकबर ने इनका फिर से मरम्मत करवाया। और आगे आप जानते हैं कि शाहजहाँ के समय में इसका विस्तार दिल्ली तक किया गया। और इनके नहरों में एक महत्वपूर्ण नहर है जो सिरमौर से लेकर के हांसी तक है। इसी तरीके से एक महत्वपूर्ण नहर है जो घग्गर से लेकर फिरोजाबाद तक है। इसी तरीके से एक और महत्वपूर्ण नहर है जो यमुना से लेकर फिरोजाबाद तक है। तो आप देख लीजिएगा इनके नहरों का नेटवर्क बड़ा लंबा चौड़ा था, जिसकी सूचना हमको तारीख़ मुबारक शाही में मिलती है, जो यहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखी है। और ये अधिकांश जो केनाल हैं, जो नहरें हैं, ये हरियाणा में थी। यही वजह है कि हरित क्रांति में हरियाणा में नहरों का विकास इतना पहले से ही था, तो हरियाणा को इसका लाभ मिला। और ऐसा था कि जो मुख्य नहरें हुआ करती थी उन्हें केंद्र बनाया करता था, और जो छोटी छोटी नहरें हुआ करती थी, छोटी नहरें, तो उन्हें राज्य बनाता था। ये भी एक उल्लेखनीय बात है। और नहरों से सिंचाई का काम आसान हुआ। यही नहीं, कुएं और तालाब भी बनाए गए। हर जगह नहर जहाँ नहीं पहुँच सकती थी वहाँ सिंचाई के लिए कुएं और तालाब बनाए गए। और बताया जाता है कि नहरों से जो इनकी इनकम थी राज्य की, वो करीब 2 लाख टका एनुअल इनकम थी, वार्षिक आय जो है 2 लाख टका थी इनकी। और फिरोज शाह तुगलक ने कारखानों का भी निर्माण किया। बताते हैं कि 36 शाही कारखाने थे उनके समय, जिनमें कुछ प्रसिद्ध आप देखें तो एक कारखाना उनका क्या कहते हैं कि रकाब खाना था, जहाँ घोड़े की साज सज्जा होती थी। और इसी तरीके से एक जमादार खाना था जहाँ शाही वस्त्र सिले जाते थे। इसी तरीके से आलम खाना था जहाँ शाही झंडे, शाही पताके बनाए जाते थे। इसी तरीके से फर्रासा खाना था जहाँ कालीन तैयार की जाती थी। जहाँ कालीन बनती थी उसे
फर्रास खाना कहते थे। ये सब कारखानों के नाम हैं। और कारखाने मुख्यतः दो तरीके थे, एक रातवी थे और गैर रातवी थे। रातवी का मतलब जहाँ मनुष्यों और जानवरों के लिए डेली खाने के लिए भोजन की व्यवस्था होती थी, उसे रातवी कारखाना कहते थे। और गैर रातवी कारखाना वो था जहाँ की मानव के श्रम के द्वारा वस्तुएं उत्पादित की जाती थी लोगों के आवश्यकता की। और इसके अलावा अफीम बताते हैं कि एक जो है मदिरा विभाग की भी चर्चा करते हैं, मदिरा विभाग भी हुआ करता था। और ये जो कारखाने थे इनका जो वास्तविक प्रबंधन है वो तो क्या कहते हैं कि कौन थे, मुशर्रिफ थे, उनको कहते थे। वास्तविक प्रबंधन इनका जो है मुशर्रिफ के हाथ में था। इन कारखानों का जो वास्तविक प्रबंधन था वो मुशर्रिफ के हाथ में था। और लेकिन जो औपचारिक शासन प्रबंधन वही खान और मलिक जो हुआ करते थे, वही मुख्यतः इनका औपचारिक शासन किया करते थे। और इसी तरीके से इन सारे चीज़ों को देख, इन कारखानों के जो अलग अलग कारखाने थे, बताया कि 36 कारखाने थे। कुछ का नाम लिया कि रकाब खाना, जमादार खाना, आलम खाना, फर्रास खाना। इन सारे खानों के अलग अलग दीवान हुआ करते थे जो उनको कंट्रोल करते थे। और ये सारे जो है दीवाने, जो हमारा वजारत विभाग था, जो वजारत विभाग को ये सारे जो अलग अलग 36 कारखानों की जो दीवान हुआ करते थे, ये अपना हिसाब किताब लेकर के सारी जा करके दीवाने वजारत को दिया करते थे। और खान और मलिक इसके औपचारिक शासक थे और इसको वास्तविक शासक कहिए तो मुशर्रिफ हुआ करते थे। तो ये संक्षेप में बात हो गई। उद्यान की बात जहाँ तक है, सभी जानते हैं कि फलों का बगीचा लगाने में फिरोज शाह तुगलक की बड़ी रुचि थी। बताया जाता है कि दिल्ली के आसपास करीब 1200 फलों के बगीचे फिरोज शाह तुगलक ने लगवाए थे। फिरोज शाह तुगलक को फलों के बगीचे लगाने में विशेष रुचि थी और उन्होंने अपने इस रुचि के चलते दिल्ली के आसपास 1200 से अधिक फलों के बाग लगाए थे, जिससे बताया जाता है कि 1,80,000 टका तक की आय होती थी उनको। एक तरफ तो ये उनके राजकोष को सुदृढ़ करने का साधन थे, दूसरी तरफ उनका शौक भी पूरा होता था। जहाँ तक ज्ञान विज्ञान की बात है तो फिरोज तुगलक ने अपने समय में समय सूचक उपकरण का प्रयोग किया। ताश घड़ियाल कहा जाता है, जल घड़ियाल का आविष्कार कर किया उन्होंने। और फिरोजाबाद दिल्ली में नक्षत्र घड़ी, धूप घड़ी और जल घड़ी लगवाई। और अशोक की जो लाट थी, अशोक के 2 स्तंभों को फिरोज ने ला करके दिल्ली में फिर से स्थापित कराया। एक तो टोपरा था, टोपरा जो अम्बाला में था, टोपरा लाए और उसे उन्होंने सोने के स्तंभ का भी नाम दिया। टोपरा का जो अम्बाला में पंजाब में जो स्तंभ था, अशोक की जो लाट थी, स्तंभ था, उसको ला करके उसको उन्होंने सोने का स्तंभ कहा। उसे ला करके शाही महल और फिरोज़ाबाद मस्जिद के निकट फिर से स्थापित कराया। और इसी तरीके से जो मेरठ से एक स्तंभ लाया गया दिल्ली में, और उसे भी ला करके लाते समय वहाँ बताते हैं कि उस स्तंभ का 5 टुकड़ा हो गया था। बाद में उसको फिर उन्होंने इकट्ठा करा के सही किया और ला करके इसे दिल्ली में फिर से स्थापित कराया। शिक्षा और साहित्य में बड़ी रुचि थी इनकी उस समय। उन्होंने शिक्षा के विकास के लिए तमाम मदरसे और मकतबे बनवाए। मौलवी उलेमाओं को गवर्नमेंट सरकारी निर्वाह भत्ता, उस समय जो मौलवी उलेमा थे उन्होंने उनको सरकारी निर्वाह भत्ता दिया। और यही नहीं, वो अपने समय से काफ़ी आगे थे। उन्होंने जो है व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी लागू किया फिरोज शाह तुगलक ने, जिससे कि लोग बेरोजगार ना हो। और जहाँ तक इनके दरबार की बात है तो आपने देखा कि जियाउद्दीन बर्नी और इनके दरबार में विद्वानों का प्रश्रय था। उसमें एक जियाउद्दीन बर्नी आप जानते हैं, और दूसरे महत्वपूर्ण थे अफीफ, शमसे सिराज जिन्हें कहते हैं, शमसे सिराज अफीफ। तो इन्होंने जियाउद्दीन बर्नी और शमसे सिराज
अफीफ को संरक्षण दिया। और बर्नी की 2 पुस्तक फतवाए जहांदारी और तारीख़ फिरोज शाही है। और शमशेर सिराज अफीफ ने भी एक पुस्तक लिखी है तारीख़ फिरोज शाही। ये जिस तरीके से जीवनी है फिरोज शाह तुगलक की। और फिरोज ने खुद अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम जिसका नाम क्या है, फतवते फिरोज शाही है। तो ध्यान रखने की बात है कि जियाउद्दीन बर्नी की 2 किताब है, फतवाए जहांदारी और तारीख़ फिरोज शाही। और तारीख़ फिरोज शाही जो है शमशेर सिराज अफीफ की भी है, वो एक जीवनी है। और फिरोज ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी है फतुहाते फिरोज शाही के नाम से। ध्यान दीजिएगा, फतुहाते फिरोज शाही। और फिरोज शाह ने संस्कृत भाषा को, फारसी को प्रोत्साहित किया। उनके समय में फारसी चरमोत्कर्ष में थी। संगीत और औषधि की तमाम संस्कृत पुस्तकों का उन्होंने फारसी में अनुवाद कराया। पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि जब वो कांगड़ा अभियान गए थे, तो कांगड़ा अभियान में जब वहाँ ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से वहाँ फिरोज को करीब 1300 संस्कृत के ग्रंथ बताया जाता था मिले थे। उसमें से अधिकांश का उन्होंने फारसी में अनुवाद कराया। और संस्कृत से फारसी में जो अनुवाद कराया उनमें सबसे महत्वपूर्ण बताया जाता है कि दलाइले फिरोज शाही था, जिसमें फिलोसॉफी और एस्ट्रोनॉमी के बारे में काफ़ी अच्छा वर्णन है। दर्शन शास्त्र और नक्षत्र विज्ञान के बारे में दलाइले फिरोज शाही संस्कृत से फारसी में अनुदित की गई सबसे महत्वपूर्ण रचना है। और संगीत की बात करें तो अपने पूर्ववर्तियों की भांति संगीत में अभिरुचि थी इनकी भी। और एक संगीत आधारित ग्रंथ है राग दर्पण, आपने सुना होगा। राग दर्पण का उन्होंने फारसी में अनुवाद कराया, रुचि की चलते ही तो कराया। और इनके सिक्कों की जहाँ तक बात है तो इसमें ससगनी एक चांदी का सिक्का चलाया इन्होंने। ससगनी जो है एक सिल्वर का सिक्का चलाया इन्होंने। और इसके अलावा वो अफीफ बताते हैं कि सुल्तान ने अद्धा और बिख भी चलाया। आधा हाफ और बिख सिक्का, बिख 1/4। ये जो है तांबा और चांदी के मिले जुले सिक्के थे। और कजर शाह जो था उस समय उनके टकसाल का जो इंचार्ज था, टकसाल का कहिए कि डायरेक्टर या कहिए आज के भाषा में डीजी था, स्वामी था, कजर शाह नाम था उनका। संक्षेप में यही बात, एक बात और कि सिक्कों पे उन्होंने बड़ी रोचक बात है कि अपने सिक्कों पे किसने, फिरोज शाह तुगलक की बात हो रही है। सिक्कों में उन्हें अपना नाम तो छपवाया ही छपवाया, साथ साथ जो उनके पुत्र थे फतेह खां, उनके सिक्कों पे, फिरोज के सिक्कों पे उनके नाम के साथ साथ उनके बेटे फतेह खां के नाम का भी उल्लेख मिलता है। तो संक्षेप में ये मोटी मोटी बातें हैं जो पब्लिक वेलफेयर वर्क और उनसे संबंधित बातें थी। आज इतना ही।